हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर अपन MPCHO का जो अप्रैल की 2022 के अंदर एग्ज़ाम हुआ है तो वो क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ में। तो दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों आपको ऐसा इसलिए करना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें, चाहे वो वैकेंसी का हो चाहे फिर पेपर का हो, तो उसकी अपडेट आप लोग को मिल जाए और आप अपना वीडियो नेक्स्ट वीडियो देख सकें। इसलिए क्या करना है, नीचे जो रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको आज ही सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर दबा लेना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑन टचिंग ए हॉट लिक्विड वी फील हॉट, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन इज कॉल्ड। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि यदि आप किसी हॉट लिक्विड को टच कर रहे हैं और अपन हॉट फील करते हैं तो ये जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरीफेरी से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ट्रांसमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डिग्री इन द मंथ ऑफ अगस्त और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। यानी यहाँ पे क्या पूछा गया था कि यदि जो डेंगू के जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त के अंदर और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। यानी अगस्त मंथ के अंदर तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, साथ में फ्यूचर के अंदर और भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया था आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दूसरा दिया गया था एक्यूट इन्फेक्शन, तीसरा था क्रॉनिक इन्फेक्शन और चौथा था एमर्जिंग इन्फेक्शन। तो दोस्तों उसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, एमर्जिंग इन्फेक्शन कहा जाएगा ऐसी कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए ऑर्डरली प्रोसेस इन दी सेल दैट प्रोग्रेस फ्रॉम ए स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी टू ए स्टेट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड। यानी यहाँ पे आपको सिंपल सा पूछा गया था कि यदि एक सेल है उसके अंदर जो इमेच्योरिटी से जो मैच्योरिटी की स्टेट में जो सेल का प्रोग्रेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया था कि सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म कहते हैं या फिर सेल फंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए मैन सफर्ड मच इंजरीज फ्रॉम ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट इन मिनिमाइज हिज ब्लड लॉस व्हेन वेरियस इंजर्ड बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। यानी यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर, यदि एक पेशेंट है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर उसको इंजरी हुई है और उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो प्रोसेस है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मिनिमाइज ब्लड लॉस, यानी वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ब्लड लॉस है वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके, व्हेन वेरियस इंजरी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया था होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, हीमोलाइसिस और इरिथ्रोपोइसिस। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, हीमोस्टेसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन इन द बॉडी। यहाँ पे पूछा गया था कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो दोस्तों जो ब्लड है उस ब्लड को सूडो कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सेल तक पहुंचा रहा है, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है, साथ ही रेगुलेशन का भी काम कर रहा है, साथ में जो ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है वो प्रोटेक्शन के काम में भी आती है। ठीक है, और जो उसके अंदर सेल्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए यानी ब्लड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। द एंडोक्राइन हार्मोन दैट डायरेक्टली अफेक्ट इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे पूछा गया था कि वो कौन सा हार्मोन है दैट डायरेक्टली अफेक्ट इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे 3 ऐसे हार्मोन हैं जो कि इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, आपको वो बताना है कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट आ गया, मतलब ये जो लाइन है इसका पूरा मीनिंग का जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी एंडोक्राइन हार्मोन दैट डायरेक्टली अफेक्ट इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा वो हार्मोन है जो कि इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता। इसका लाइन का सिंपल सा मीनिंग हो गया। तो ऑप्शन ए था थायरोक्सिन, ऑप्शन बी था टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी था कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑप्शन डी था ग्रोथ हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 हार्मोन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये जो आप हार्मोन है दोस्तों, जो एंडोक्राइन ऐसे हार्मोन जो कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को। क्वेश्चन नंबर 7 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी, यानी किडनी का जो मेडुला है उसके अंदर क्या लोकेटेड रहता है। तो ऑप्शन ए था ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी था बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन सी था लूप ऑफ हेनले एंड ऑप्शन डी था प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लूप ऑफ हेनले, यानी जो लूप ऑफ हेनले है आपका जो किडनी का जो मेडुला है उसके अंदर जो है लोकेटेड रहता है। लूप ऑफ हेनले आपने देखा होगा, लूप ऑफ हेनले जैसे कि आपने ये बोमन कैप्सूल देखा होगा जिसके अंदर एफरेंट और इफरेंट आर्टियोस देखा होगा, उसके बाद में जो आप लूप ऑफ हेनले देखते होंगे इस प्रकार से जो था, तो ये वाला जो पार्ट रहता है वो मेडुला के अंदर रहता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, यानी पीनियल ग्लैंड के अंदर क्या कंपोज होता है। तो ऑप्शन ए था स्टेरॉइड सेंसिटिव सेल, ऑप्शन बी था पिनियलोसाइट सेल, ऑप्शन सी था फोटोसेंसिटिव सेल एंड ऑप्शन डी था स्टेरॉइड रेसिस्टेटिव सेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पिनियलोसाइट सेल्स, यानी पीनियल ग्लैंड है तो उसके अंदर कौन सी सेल्स होगी, पिनियलोसाइट सेल्स होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, यानी 2 न्यूरॉन के बीच में जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए था ग्लियल सेल, ऑप्शन बी था सिनेप्स, ऑप्शन सी था न्यूरोट्रांसमीटर एंड ऑप्शन डी था नोड्स ऑफ रेनिवर। तो दोस्तों 2 जो न्यूरॉन होती है उनके बीच में जो गैप सा होता है, ठीक है, जो यूनिट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द सिस्टमेटिक आर्टेरियल सर्कुलेशन साइनोसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट इन द साइनोसिस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से साइनोसिस होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। तो ऑप्शन ए है एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी है कोरेक्शन ऑफ एओर्टा, ऑप्शन सी है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड ऑप्शन डी है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर आपको साइनोसिस देखने को मिलता है जिसके अंदर 4 जो है डिफॉर्मिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसको आप सब लोग जानते हैं। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूट शेप हार्ट किसके अंदर दिखाई देता है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वाली कंडीशन के अंदर यानी टी ऑफ के अंदर आपको जो है बूट शेप जो है हार्ट दिखाई देता है इसके अंदर, किसके अंदर, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A 2-year-old boy is admitted in the pediatric medicine ward with fever and diagnosed as urinary tract infection. Which of the following organism is the most common cause of UTI in children? यानी आपको बताना है कि कौन सा जो है मोस्ट कॉमन कोज है चिल्ड्रन के अंदर यूटीआई का। तो कौन सा कोज है दोस्तों, इस्चेरिया जो कोलाई है वो मोस्ट कॉमन कोज है चिल्ड्रन के अंदर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फुल टर्म न्यू बॉर्न did not pass meconium in the first 24 hours in which disease condition with this occur, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फुल टर्म न्यूबॉर्न है जिसने अभी तक 24 आवर्स तक फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं उसके दौरान मेकोनियम अभी तक उसने पास नहीं किया है। तो ऐसा कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए दिया गया था इंटुससेप्शन, ऑप्शन बी था सिलेक्ट डिजीज, ऑप्शन सी था हर्सबर्ग डिजीज एंड ऑप्शन डी था एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो दोस्तों जो हर्सबर्ग डिजीज़ है उसके अंदर जो है देखने को मिलता है ऐसा।
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर मेकोनियम पास नहीं होता है। 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम तक मेकोनियम पास नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि उस पेशेंट के अंदर, उस बच्चे के अंदर हर्सबर्ग डिजीज़ की कंडीशन हो सकती है, जिसको मेगा कोलोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और रिबन लाइक जो स्टूल देखने को मिलता है वो हर्सबर्ग डिजीज़ के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न टेस्टिस could not be palpated in the scrotum. The failure of the testis to descend normally through the inguinal canal is called as। यहाँ पे आपको बताना था कि यहाँ पे पूछा गया था कि जो टेस्टिस है नॉर्मली यदि स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिसेंड नहीं होते हैं इग्वाइनल कैनाल के थ्रू, तो उस कंडीशन को कहा क्या जाता है। तो ऑप्शन ए था कॉर्डी, ऑप्शन बी था एपिस्पेडियासिस, ऑप्शन सी था हाइपोस्पेडियासिस एंड ऑप्शन डी था क्रिप्टोकिड्स। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं, उस कंडीशन को क्रिप्टोकिड्स कहते हैं, जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और एपिस्पेडियासिस और हाइपोस्पेडियासिस तो आप जानते ही हैं। हाइपोस्पेडियासिस के अंदर क्या होता है कि जो यूरिनरी जो मीटस होता है दोस्तों वो वेंट्रल सरफेस होता है, यानी जो यूरिथ्रा होता है उसके वेंट्रल सरफेस पे होता है, और एपिस्पेडियासिस के अंदर डोर्सल सरफेस पर उसकी जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। द मेथड टू बी फॉलो वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द 2 लाइव वैक्सीन एट एनी गिवन टाइम इज, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर 2 लाइव वैक्सीन को जब एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या उसका क्या गाइडलाइन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे आपको कि मिक्स बोथ एंड गिव एज 1 शॉट, ऑप्शन बी था एडमिनिस्टर बोथ साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट्स, ऑप्शन सी था एडमिनिस्टर बोथ एट 1 डे इंटरवल, ऑप्शन डी था एडमिनिस्टर बोथ एट 3 डे इंटरवल। तो सही जो आंसर है दोस्तों वो है आपका एडमिनिस्टर बोथ साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी यदि 2 लाइव वैक्सीन आपके पास हैं तो आप दोनों को एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन यूज आपको अलग अलग साइट का करना है, यानी डिफरेंट साइट पे आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। न्यूमोकोकल वैक्सीन इज ए, यानी जो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो आखिर में क्या है। सब यूनिट वैक्सीन है, प्रोटीन वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, तो आपका जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो कौन सी टाइप की वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। कौन सी है, कॉन्जुगेटेड। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपिड रिएक्शन ऑफ एनाफिलेक्टिक टाइप ऑफ इन ए पर्सन रिसीविंग एन इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है रैपिड रिएक्शन है एनाफिलेक्टिक टाइप का जिस पर्सन को इम्यूनोग्लोबुलिन रिसीव हुआ है। तो ऑप्शन ए है पेन स्टेराइल एब्सिस, ऑप्शन सी था राइगर एंड ऑप्शन डी था क्राई। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, राइगर, ठीक है। राइगर इज ए रैपिड रिएक्शन ऑफ एनाफिलेक्टिक टाइप इन ए पर्सन रिसीविंग एन इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाई एनुअल डीवॉर्मिंग ऑफ एडोलेसेंट इज डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए मेबेंडाजोल 100 mg, ऑप्शन बी एल्बेंडाजोल 100 mg, ऑप्शन सी मेबेंडाजोल 400 mg एंड ऑप्शन डी एल्बेंडाजोल 400 mg। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि बाई एनुअल डीवर्मिंग ऑफ एडोलेसेंट इज डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। एंड जो डीवर्मिंग है यानी जो अपन कहते हैं जो कीड़ा वगैरह जो होता है ना पेट के अंदर, जिसे कहते हैं कीड़े पड़ गए पेट के अंदर, तो उनको मारने के लिए जो एल्बेंडाजोल दिया जाता है, तो उसके अंदर पूछा गया था कि कितना क्या दिया जाता है, तो एल्बेंडाजोल 400 mg दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंट दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द रिफ्यूजल टू मेंटेन ए मिनिमम नॉर्मल बॉडी वेट आर एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन में, एक्सेप्ट आ गया दोस्तों। तो इस ये जो लाइन दी गई इस लाइन का जस्ट अपोजिट हो गया, यानी ईटिंग डिसऑर्डर है एडोलेसेंट के अंदर, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रिफ्यूजल देखने को मिलता है नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो एक्सेप्ट पूछा गया, यानी कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग और पाइका। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों वो है पाइका होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और पाइका का मतलब क्या होता है कि जो नॉन न्यूट्रिट जो प्रोडक्ट होते हैं वो उस पेशेंट के द्वारा या फिर उस व्यक्ति के द्वारा ईटिंग किए जाते हैं जिनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, जिनसे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। पाइका के अंदर जैसे कि कोई चौंक खाता है
या फिर हो सकता है मिट्टी खा रहा है, या फिर जो जो अपनी वॉल होती है उन वॉल को ऊपर जो अपन पेंटिंग वगैरह करते हैं उसको उतार उतार के उसको खा रहा है, तो वो सब कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। ठीक है, ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए 25-year-old मैन यूजेज कंडोम, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डूज ही फॉलो। यानी एक 25 साल का आदमी यदि कंडोम का यूज कर रहा है तो वो कॉन्ट्रासेप्शन के कौन से मेथड का यूज कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना था। तो दोस्तों जो कंडोम आता है वो आपके बैरियर मेथड के अंदर आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो आदमी बैरियर मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑब्टेन बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पिल्स। यानी यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों कि पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, यानी यदि आपने जो है कोइटल कर लिया, यानी आपने सेक्स किया है, सेक्स करने के बाद में जो कॉन्ट्रासेप्शन की जो पिल यूज़ की जाती है उसको अपन वो उस पिल्स का क्या नाम होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो उसमें से सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, जिसको अपन जो अनवांटेड से 72 होती है, अनवांटेड 72, तो ज़्यादातर लोगों ने यूज भी की होगी अनवांटेड 72, उसी का जो अंदर जो कंटेन होता है वो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। ठीक है, इसी को पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओरल एबॉर्टी पेशेंट। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो है ओरल एबॉर्टी पेशेंट्स है। ऑप्शन ए है लेवोनॉर्जेस्ट्रोल, ऑप्शन बी है मिफेप्रिस्टोन, ऑप्शन सी है इथाइन स्टेरॉइड एंड ऑप्शन डी है माला एन। तो जो मिफेप्रिस्टोन है वो क्या है दोस्तों, ओरल एबॉर्टिफिशिएंट है, यानी जो एबॉर्शन के लिए काम में आता है मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, जो आप एमटीपी किट देखते हैं उस एमटीपी किट के अंदर जो है मिफेप्रिस्टोन भी होती है टैबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का जो ऑनसेट होता है, यानी शुरुआत होती है, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, मेनार्की। ठीक है, क्या कहते हैं, मेनार्की, यानी ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एज पर द एनएचएम गाइडलाइन। यानी एनएचएम गाइडलाइन के अनुसार जो फीमेल स्टरलाइजेशन के एज क्राइटेरिया क्या है। ऑप्शन ए है यहाँ पे बिलो द एज ऑफ 49 ईयर एंड अबव द एज ऑफ 22 ईयर्स। ऑप्शन बी है बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। ऑप्शन सी है आपका बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स। ऑप्शन डी है आपका बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, बिलो द एज ऑफ 49 ईयर्स, यानी 49 ईयर्स से कम हो और 22 ईयर्स से ज़्यादा हो, वो जो पेशेंट है वो जो है वो फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए ये क्राइटेरिया उसको फॉलो करना होता है। या तो उसकी एज जो है 49 ईयर्स से कम हो या फिर 22 साल से ज़्यादा हो, तो उसका फीमेल स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये स्पेशली फीमेल की बात हो रही है क्योंकि फीमेल से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, बिफोर रिकमेंडिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फैमिली प्लानिंग टू एज 26 ईयर ओल्ड वोमेन, द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वुड लुक फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे जो है पूछा गया था कि आप यदि किसी पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स रिकमेंड कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग वाले, तो 26 ईयर ओल्ड की कोई वोमेन आपके पास आई है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या साइन एंड सिम्टम उस पेशेंट के अंदर नोट करेगा। तो ऑप्शन ए था दोस्तों डिसमेनोरिया, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी है एक्यूट वल्गेरिस। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, हाइपरटेंशन। यदि पेशेंट जो है आपका, इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है, यानी हाइपरटेंशन के जो साइन एंड सिम्टम है उनको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यदि आप रिकमेंड कर रहे हैं तो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, कंगारू मदर केयर इज़ नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ। यानी जो कंगारू मदर केयर है वो नेसेसरी रहती है किसी बेबी के लिए यदि उसका जो वेट है वो कितना होता है, तो 2500 ग्राम का यदि उसका वेट है तो उस पेशेंट के लिए जो है नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, यानी जब तक उस बच्चे का जो वेट है 2500 ग्राम तक नहीं हो जाता तब तक उस बच्चे के लिए कंगारू मदर केयर आवश्यक होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। प्रोग्राम डील विद द ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन ए बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन, यानी वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि डील करता है विथ ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन, यानी बेसिक न्यूबॉर्न केयर करने के लिए और रिससिटेशन करने के लिए उस प्रोग्राम को आपको नाम बताना था। तो ऑप्शन ए था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और सुरक्षित मातृत्व अभियान, और यहाँ पे था नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नवजात शिशु सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो आपको डील करता है ट्रेनिंग विथ हेल्थ पर्सनल। जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनको ट्रेनिंग दी जाती है न्यूबॉर्न की बेसिक केयर करने के लिए और साथ में रिससिटेशन के लिए भी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन इन दी एट बर्थ एक्सेप्ट, यानी इनमें से आपको बताना था कि कौन सी वैक्सीन एट बर्थ पे नहीं दी जाती है। तो दोस्तों BCG वैक्सीन भी आपकी एट बर्थ पे दी जाती है, पोलियो भी दी जाती है और हेपेटाइटिस भी दी जाती है एट बर्थ पे, लेकिन जो डिप्थीरिया है वो एट बर्थ पे नहीं दी जाती है। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है 1.5 मंथ, 2.5 मंथ और 3.5 मंथ पे दी जाती है। ठीक है, या अपन कह सकते हैं 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स। ठीक है, इस पे जो है डिप्थीरिया की वैक्सीन दी जाती है। आजकल पेंटाविलेंट के साथ में जो है 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ए चाइल्ड इज सेड टू बी फुली इम्यूनाइज इफ चाइल्ड रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विद इन ईयर एज ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे पूछा गया था कितने साल तक यदि चाइल्ड जो वैक्सीन है वो सब ले लेता है तो अपन उसको फुली इम्यूनाइज कहते हैं। तो दोस्तों जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है, यदि वो उसने फुली इम्यूनाइज ले लिया है, मतलब सारी वैक्सीन ले ली है, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा है पूरी तरह से यानी फुली इम्यूनाइज्ड हो चुका है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 1 ईयर ऑफ एज, यानी जो 1 ईयर ऑफ एज है चाइल्ड, उस तक अपन कहते हैं कि बच्चा जो है फुली इम्यूनाइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज गैसियस एक्सचेंज अकर्स टू एंड फ्रॉम द फीटस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, फीटस से, प्लेसेंटा से जो फीटस के अंदर होता है, उसको अपन क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन और ऑप्शन डी है कंडक्शन। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? डिफ्यूजन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ऑफ ए न्यू बोर्न अकर, दिस इज कॉल्ड एज, यानी डिलीवरी के दौरान जो स्कल बोन का जो ओवरलैपिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको अपन कहते हैं मोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। द मस्कुलर वाल ऑफ द यूट्रस इज, यानी जो यूट्रस की मस्कुलर वाल होती है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मायोमेट्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड एज द गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी किसको अपन गेट कीपर कहते हैं प्रेगनेंसी का? तो ऑप्शन है यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और फंडस। तो किसको कहते हैं दोस्तों? सर्विक्स को जो है गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वोमेन, यानी जो एंटीनेटल पीरियड है दौरान जो ब्लड वॉल्यूम है वोमेन का कितना होना चाहिए दोस्तों? क्या होता है उस ब्लड वॉल्यूम के अंदर, यानी बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो दोस्तों जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, एंटीनेटल पीरियड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एन एंटीनेटल वोमेन कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सेलाइवा, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सेलाइवा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन एसिज इज कॉल्ड, यानी उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? यदि एक्सेसिव जो सिक्रेशन है सेलाइवा का वो यदि हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम, ऑप्शन बी है टाइलिज्म, ऑप्शन सी है नोजिया एंड ऑप्शन डी है मॉर्निंग सिकनेस। तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? टाइलिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक प्रसूति महिला को लार के अत्यधिक स्राव की शिकायत है और प्रोजेस्टेरोन एसिड के कारण गर्भावस्था के दौरान लार के अतिरिक्त स्राव की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो सेलाइवा का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है टाइलिज्म, यानी लालाती, क्या लिखा हुआ हिंदी में देख सकते हैं आप, लालाती स्राव। ठीक है, टाइलिज्म आप याद रखिए, टाइलिज्म ज़्यादा अच्छे से आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ए फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वोमेन कम्स टू द एंटीनेटल ओपीडी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट टर्म दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हर प्रेगनेंसी स्टेट। यानी ऐसी एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट वोमेन है, जो कि उसकी जो प्रेगनेंसी है 5वीं प्रेगनेंसी है और वो ओपीडी में आती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी। तो ऑप्शन ए है मल्टीपेरा, ऑप्शन बी है मल्टीग्रेविडा, ऑप्शन सी है ग्रांड मल्टीपेरा एंड ऑप्शन डी है ग्रांड मल्टीग्रेविडा। तो उसके लिए जो सही जो यूज होगी वो होगी दोस्तों ऑप्शन डी ग्रांड मल्टीग्रेविडा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। एन एंटीनेटल वोमेन had rupture of the membrane at 34 weeks and does not progress of labor. Finding reveals oligohydramnios. Which of the following possible infection can occur? यानी इनमें से कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है यदि एक एंटीनेटल वोमेन है जिसकी जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो गई है 34 वीक्स के अंदर और जो लेबर का जो प्रोग्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ओलिगोहाइड्रोमिनियास की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन उस पेशेंट के अंदर होने की संभावना होती है। तो कौन सा होता है दोस्तों, कोरियो एम्नियोनाइटिस। क्या कहते हैं, कोरियोन और जो एम्नियोन है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने की संभावना रहती है यदि जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और प्रोग्रेस ऑफ लेबर आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं करता है। उस कंडीशन के अंदर जो कोरियोन और जो एम्नियोन जो लेयर होती है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कोरियो एम्नियोनाइटिस कहते हैं। ठीक है, आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लेमेशन। ए 38 वीक ऑफ गेस्टेशन मदर with cardiac disease delivered by the normal vaginal delivery, which of the following medicine has to be administered after the birth of placenta to avoid systematic hypotension and prevent hemorrhage। यानी एक 38 वीक की जो गेस्टेशन मदर है जिसको कार्डियक डिजीज़ है जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उसके अंदर डिलीवर्ड हुई है, यानी और विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा टू अवॉइड सिस्टमेटिक हाइपोटेंशन एंड प्रिवेंट हेमरेज। यानी हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए और हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो वो दी जाती है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। At 37 week of pregnancy, mother report of the blood stained jelly-like secretion. How will you interrupt this finding? यानी 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर मदर जो है रिपोर्ट कर रही है कि जो ब्लड स्टेन जेल लाइक सिक्रेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन ए है वोमेन इज़ अर्ली लेबर, वोमेन इज़ हैविंग यूटीआई, वोमेन इज़ इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड वोमेन इज़ इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या आएगा, वोमेन इज़ इन ए अर्ली लेबर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ए 50-year-old पेशेंट डायग्नोज एज हाइपरटेंशन इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एजुकेशन हैज़ टू बी गिवन टू द पेशेंट एक्सेप्ट। यानी इनमें से कौन सी हेल्थ एजुकेशन आप लोग नहीं देंगे यदि एक 50 साल का ओल्ड पेशेंट है जो कि हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ था और डिस्चार्ज होकर के घर जा रहा है, तो कौन सी हेल्थ एजुकेशन आपको नहीं देनी है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो ऑप्शन ए था रिड्यूस सॉल्ट इनटेक और स्टॉप टोबैको यूज, टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऐसे सही है कि ये चीज़ें आपको डिस्चार्ज के समय बतानी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी आप नहीं देंगे, तो एक्सेप्ट पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। वाइल यूजिंग ए मेटर डोज इनहेलर ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी फॉलो एक्सेप्ट। यानी इसमें के अंदर आपको बताना था यदि आप मेटर डोज इनहेलर का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी जो किस चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट आ गया यानी किसको नहीं करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो क्या नहीं करना है दोस्तों, होल्ड द MDI साइडवेज। यानी आपको क्या नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है MDI साइडवेज को, ठीक है, बाकी सब आपको करना है। यानी जो MDI है यानी जो मेटर डोज इनहेलर है उसको सेक करना है यूज़ करने से पहले। कोऑर्डिनेशन विद इंस्पिरेशन शुड बी डन और साथ में होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड के लिए, लेकिन क्या नहीं करना है, होल्ड द MDI साइडवेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। इम्पेयरमेंट ऑफ द हार्ट फंक्शन ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट दैट इज कॉल्ड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन द वेसल्स सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड एज। उसको अपन क्या कहेंगे, वेस्कुलाइटिस। ऑप्शन बी है पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, ऑप्शन सी है इस्चेमिया एंड ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस्चेमिया कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। 45-year-old मैन एज सिम्टम ऑफ पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया कम्स टू द डायबिटिक क्लिनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग HbA1c लेवल ऑफ दिस पर्सन इंडिकेट दैट इज ए डायबिटिक। यानी कौन सा जो है
यानी HbA1c अपन जो टेस्ट कराते हैं, यानी जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो टेस्ट होता है, जिसके अंदर पिछले 3 महीने का कितना ब्लड शुगर लेवल है वो इसके अंदर पता चलता है। तो अपन को क्या लेवल रहेगा कि अपन उस पेशेंट को डायबिटिक है या नहीं, वो इंडिकेट करेंगे। तो यदि उसका HbA1c का जो लेवल है मोर देन 6.5, यानी 6.5 से यदि अधिक आ रहा है, इसका मतलब वो पेशेंट डायबिटिक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस। यानी आपको बताना था कि वेरिसेला जोस्टर वायरस का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दोस्तों इट इज़ ए हीट लेबल, यानी क्या है ये, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ ए हीट लेबल, यानी यह गर्मी परिवर्ती है, ठीक है, हीट लेबल है, ये याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है, द रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ मिजल्स इज, यानी जो मिजल्स का जो इन्फेक्शन का रिजर्वायर कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है ह्यूमन, ठीक है, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 45, ए 28 years old mother gave birth to a newborn with congenital defect. The mother tested positive of rubella during pregnancy. Which of the following factor of rubella that causes congenital defects? यानी यदि एक पेशेंट्स है जो कि कॉन्जेनल मतलब जो न्यूबॉर्न बर्थ हुआ है उसका वो कॉन्जेनल डिफेक्ट के साथ में बर्थ हुआ है और उस मदर को रूबेला इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? तो प्रिवेंट सेल ग्रोथ, इनहिबिट सेल डिवीजन, इनहिबिट मियोसिस, और ऑप्शन जो डी है वो है प्रिवेंट सेल मैच्योरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है इनहिबिट सेल डिवीजन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको जो पूछा गया था कि कौन सी जो चीज़ है वो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट को कोज करती है, तो जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देता है रूबेला का इन्फेक्शन यदि होता है तो। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, इन्फेंट बिलो 6 months आर इम्यून टू मम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी 6 महीने का जो बच्चा है वो मम से इम्यून हो गया है, किसकी प्रेजेंस होने की वजह से? यदि IgM है, IgA है, या मैटरनल एंटीबॉडीज़ है, या इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट है, तो जो सही आंसर है दोस्तों मैटरनल एंटीबॉडीज़ के लिए, एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इन्फेंट्स है जो कि 6 महीने से कम है वो इम्यून रहता है मम्स के प्रति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मम्स वैक्सीन इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी इसमें अंदर बताना है आपको कि सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मम्स वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के, एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन बी है इम्यून कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन सी है सीवियर इल पेशेंट्स, एंड ऑप्शन डी है माइल्ड ओबेज पेशेंट। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा माइल्ड ओबेज पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऊपर वाले हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर आते हैं, लेकिन जो माइल्ड ओबेज पेशेंट्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है, इन ए क्लिनिक डिप्थेरिया वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन। यानी जो क्लिनिक डिप्थेरिया के अंदर कौन सी वैक्सीन जो है स्टोर की जाती है, कितना मतलब कौन सा जो है आप ये बात करें कि किसके अंदर स्टोर किया जाता है, तो फ्रीजर एट -1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर एट -1 to 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है इन रेफ्रिजरेटर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर एट 6 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या की जाती है, स्टोर की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर वैक्सीन, एक मीजल्स और एक पोलियो वैक्सीन को छोड़ करके ज़्यादातर जो वैक्सीन होती है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थेरिया। एंड डिप्थेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जो डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन का जो यूज किया जाता है उसका सोर्स क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पिग, ऑप्शन बी है बोवियन, ऑप्शन सी है हॉर्स, एंड ऑप्शन डी है ह्यूमन। तो कहाँ से होता है दोस्तों? हॉर्स, यानी जो घोड़ा होता है वहाँ से जो है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन लिया जाता है डिप्थेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। वहाँ से आपको लेना होता है, उसका डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन जो है फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में डिप्थेरिया के ट्रीटमेंट के लिए उस एंटीटॉक्सिन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है, इन मिजल्स कोप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। यानी मिजल्स के अंदर जो कोप्लिक स्पॉट है वो कब देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए प्रोड्रोमल पीरियड, ऑप्शन बी है कन्वल्सेंट पीरियड, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन, एंड ऑप्शन डी इरोप्टिव फेज। किसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों? प्रोड्रोमल पीरियड के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? प्रोड्रोमल पीरियड के अंदर कोप्लिक स्पॉट्स आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने 50 क्वेश्चन MPCHU का सोल्व किए हैं।
बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अपन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को ऑल पर जरूर दबा लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो और भी प्राप्त करने के लिए आप नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करा करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 5000 से भी ज़्यादा लाइक करवाइए, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को ऑल पे ज़रूर दबा लेना है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Fearless.